हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। क्लास 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, पुरातत्व वगैरह हमने आपको पढ़ाया था। क्लास 1 ये जो लिखा हुआ है, सॉरी, लेक्चर्स फर्स्ट, क्या कब कहाँ और कैसे, इसके विषय में हमने आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताया था। और यह संभवतः है चैप्टर्स फर्स्ट का 5 लेक्चर्स हमने लिया था। पाँचों लेक्चर्स में चैप्टर्स फर्स्ट पूरा कंप्लीट हुआ था। इसका मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराया था और ये बताया था कि इसके चैप्टर के आखिरी में, चैप्टर के लास्ट में हम एक पूर्ण होल क्लास लेंगे जिसका नाम होगा एनसीईआरटी मैराथन चैप्टर फर्स्ट। तो आज उसका मैराथन का हम पूरा का पूरा लेक्चर एक ही साथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ताकि जो सीसेट का क्वेश्चन आंसर होता है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो एक एक दो दो पेज का होता है, उससे उसको भी देखेंगे कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और एनसीईआरटी का पूरा ये देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपना चैप्टर से शुरू करते हैं, मैराथन का। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड क्लासेस, वो भी निःशुल्क में, समान अध्ययन की सभी विषयों की क्लासेस पूरा का पूरा निःशुल्क है। फ्रेंड्स, चैप्टर्स फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, क्या कब कहाँ और कैसे का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। लेकिन आज पूरा का पूरा चूँकि चैप्टर्स हमको पढ़ाना है, तो आज हम दूसरे तरीके से आपको समझाते हुए लेके चलेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स, क्या कब कहाँ और कैसे में इन टर्मिनोलॉजियों की मीनिंग क्या होती है। जैसे क्या, तो क्या का मतलब जब हम कहते हैं क्या, तो मतलब होता है कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना घटी है। लेकिन वो घटना कैसे घटी है, कहाँ पर घटी है, किसके द्वारा घटी है, उस घटना को जानने के स्रोत क्या हैं, यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का बेस रहेगा। यही पूरा का पूरा आर्कियोलॉजी है, यही पूरा तत्व है। तो फ्रेंड्स, जैसे होता है कि पुरातत्व क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा हम ब्रीफ में पुरातत्व को आपको समझाएंगे। पुरातत्व के बाद कैसे पता लगाएं, इस पे हम चलते हैं। तो पुरातत्व का मतलब क्या होता है। पुरातत्व फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से। पुरा, धन तत्व। पुरा का मतलब क्या होता है। पुरा का मतलब होता है प्राचीनतम, प्राचीन, पुराना। और तत्व का मतलब ज्ञान, यानी कि पुराना ज्ञान, पुरानी बातें, पुराना चीज़, पुराना तथ्य। तो पुराने पर हम लोगों का फोकस इतना क्यों है, आखिर पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराना ज्ञान हम अब नए तरीके से क्यों इन्वेंशन करना चाहते हैं, उसके कारण क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको इतिहास जानने में मदद मिल सकती है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारे जो पूर्वज हैं, आज से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, अरबों खरबों करोड़ों वर्ष पहले जो भी मानव सभ्यता का विकास हुआ, जो भी मानव सभ्यता शुरू हुआ, उसमें उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका क्रियाकलाप था, मानवीय जीवन उनका कैसे था, उसके विषय में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो जो सारी चीज़ें करते थे वो कैसे करते थे, उसी के विषय में जानने के लिए हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इतिहास के पुनर्निर्माण इसीलिए होता है कि ताकि हम अपने अतीत को बेहद समृद्ध बना सकें, उसके विषय में हम बेहतरीन ढंग से जान सकें। तो जैसे यहाँ पर है कैसे पता लगाएं। तो अभी हमने आपको बताया कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व का मतलब पुरातन ज्ञान। अतीत का मतलब आज जो वर्तमान है उसके पहले की शताब्दी, उसके पहले का वर्ष। तो अतीत के विषय में जानने के लिए हमारे पास सोर्स कौन से हैं। तो अतीत के विषय में अगर आपसे पूछा जाए कल क्या हुआ, तो कल की घटना का आप वर्णन कैसे करोगे। कल की घटना का आप वर्णन करने के लिए घर में न्यूज़पेपर देखोगे, टेलीविज़न देखोगे, मोबाइल देखोगे, विश्वसनीय स्रोत देखोगे। इसके अलावा जो आसपास के लोग होंगे उनके पास जाओगे, आप पूछोगे। हालांकि उनमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके पेश की जाती हैं, कुछ बातें वास्तविकता नहीं होती, किंतु आप वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए क्या करोगे। जाहिर सी बात है, जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, सरकारी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, पेपर आपके घर में आते होंगे, पेपर्स हैं, उसके द्वारा आप कल की घटना का वर्णन कर सकोगे। इसके अलावा अगर आपको एक महीने की घटना का वर्णन करना हो तो ठीक वही पद्धति आप जारी करोगे। अगर आपको 10 साल पहले की घटना का वर्णन करना हो तो आप 10 साल पहले क्या हुआ इस जगह पर, तो वहाँ पर जाओगे आप, वहाँ के लोगों से पूछोगे। कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले गए होंगे, कुछ लोग जिंदा होंगे। तो जो जिंदा होंगे अगर उनको याद होगा स्मृति तो वो बताएंगे। इसके अलावा आप जो सरकारी कार्यालय होता है वहाँ से अगर वो घटना बेहतरीन ढंग की हुई है, यानी विस्तार पूर्वक हुई है, तो दर्ज होता है, तो वहाँ से आप मत ले सकते हो। लेकिन अगर यही घटना 10 साल, 100 साल, 400 साल, 500 साल या
कई लाख साल पहले की घटित हुई हो, तो कई लाख साल पहले जो घटना घटित हुई उसके बारे में आप कैसे सोच करोगे। तो फ्रेंड्स, उसके जानने के पीछे दो चीज़ें होती हैं, दो कारण होता है। एक, इसी को पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व के स्रोत। तो जो पुरातत्व के स्रोत होते हैं वे दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साहित्यिक, एक होता है पुरातात्विक। पुरातत्व में क्या होता है कि जमीन के नीचे चीज़ें दबी हुई होती हैं। हमने आपको बताया था कि पहली सभ्यता दूसरी सभ्यता कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। तो जमीन के अंदर चीज़ों का जमा होता है। पुरातात्विक लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद क्या करता है, उन वस्तुओं को खोद करके निकालता है, उत्खनन कहा जाता है इसे पुरातत्व में। फिर उसको रेडियो कार्बन विधि से उसकी साफ सफाई की जाती है, रेडियो कार्बन विधि से उसकी तिथि निकाली जाती है, तब पता चलता है कि ये वस्तु, ये सामग्री आज से 10 लाख साल पहले की है। एक तो वो हो गया। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ होते हैं, पुराण होते हैं, किताबें होती हैं, यात्रियों का विवरण होता है, लेख होता है, बहुत सारे ऐसे सामग्री होते हैं। तो इन्हीं दो स्रोतों से हम इतिहास के विषय में पता लगाते हैं, अतीत के विषय में हम ऐसे जान सकते हैं। अतीत के विषय में हमारे पास जानने के लिए केवल और केवल कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। कौन कौन से? साहित्यिक और पुरातात्विक। अब दूसरे आते हैं, हम अतीत के बारे में क्या जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में, जैसे वहाँ पर जो आदिमानव होते थे, जो भी पूर्वज रहते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो पशुपालक कौन कौन वहाँ पे रहते थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, जैसे आखेटक, वो शिकार करते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे। यानी कि मानवीय समुदाय में जितनी भी पद्धति होती है, जितने भी पद होते हैं, उनमें जो भी लोग रहते थे, उनके विषय में कार्यकलाप, उनके विषय में पता लगाना, उनके विषय में वो कैसे करते थे, क्या करते थे, यही अतीत के विषय में जाना जाता है। फिर हम लोग अभी तक क्या देखे कि पुरातत्व क्या है, उसके सोर्स क्या हैं, अतीत क्या है, अतीत के विषय में क्या जाना जा सकता है, और अतीत के विषय में कैसे जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अतीत के विषय में क्या जान सकते हैं। जैसे कोई पशुपालक है, तो पशुपालक है तो वह पशुओं को कैसे रखता होगा, क्योंकि आज से 20 लाख साल पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि मशीन था, चारा था, आप उसे मशीन के द्वारा काट करके अपना तैयार कर सकते हो। तब के विषय में प्राकृतिक खेती होती थी, प्राकृतिक चारा होता था, तो वो कैसे उसको करते थे, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं। उसका सामग्री कैसे मिलता है, पुरातत्व जो जमीन के नीचे दबी हुई होती हैं या कोई वर्णन किया होता है तो उस तरीके से मिलता है। अभी तक हमने ये जाना। वो खान पान कैसे करते हैं, क्या खाते पीते थे, क्योंकि आज की तरह जैसी सुविधा है आपके पास एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त मशीनें हैं, तब ऐसे नहीं थे। तब प्राकृतिक वस्तुएं जो मिलती थी, जो प्राकृतिक तरीके से उपजती थी, जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक कैसे लोग खाते थे, और जब आग का आविष्कार हो गया तब पका करके कैसे भोजन करते थे, खाने का तरीका क्या था, उनका बर्तन कौन से थे, क्योंकि आज की तरह स्टील की थाली या वगैरह वगैरह सामग्री उनके पास नहीं थी। तो वो किसका प्रयोग करते थे? जाहिर सी बात है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ। आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि आज भी कहीं कहीं आपको, अब तो प्लास्टिक के पत्तल ने पूरा कवर कर लिया है, लेकिन प्लास्टिक के पत्तल आने से पहले आप देखते होंगे कि पेड़ के पत्ते होते थे, उसके पत्ते बनाए जाते थे, फिर उसमें लोगों को भोजन कराया जाता था। ठीक ऐसे ही पद्धति का विकास आज से कब हुआ था? 10 लाख साल पहले। ये कोई नई बात नहीं थी। उसका उसका प्रयोग कहाँ पे होता था? भोजन करने में। तो इस तरीके से लोग भोजन करते थे। रहन सहन में क्या आप देखेंगे, रहन सहन में जैसे आपको देखना है कि वो क्या पहनते थे। आज की तरह तो कोई कपड़ा होता नहीं था, कोट टाई पैंट सिला सिलाना आपको वस्त्र तो मिलता नहीं था। तो वो प्रयोग क्या करते थे? जाहिर सी बात है, या तो जानवरों की खाल। और जानवरों की खाल कैसे प्रयोग करते थे? क्योंकि जंगली जो जानवर होते थे उनका वो शिकार करते थे। शिकार करने के बाद उनके मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, और बची हुई खाल को वो वस्त्र बना करके पहनते थे। तो जो बची हुई खाल होती थी उसका प्रयोग कैसे होता था? बची हुई खाल ठंडी में सुरक्षा करती थी। खाल का प्रयोग अन्य सामानों को भरने के लिए भी किया जा सकता था। इसके अलावा पेड़ों की खाल, पेड़ों के पत्ते, यही सब उनके वस्त्र रहते थे। तो एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको एक समानांतर क्रम में मिलता हुआ दिखाई देगा
क्या क्या, जैसे पेड़ पौधों की पत्ते, खाल, फिर जानवरों की खाल, फिर धीरे धीरे वस्त्र तक आते आते बहुत देर हो गई। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। फिर आता है लोग कहाँ रहते हैं। लोग कहाँ रहते थे ये तो हमने आपको बताया कि जैसे आखेटक संग्रह, लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जो नदियों के किनारे रहते थे वो पशुओं को मार के खाते थे। हालांकि इसमें थोड़ा सा डर था, क्यों? क्योंकि जंगली जानवर बहुत विशाल होते थे, वे अगर अकेले देखते थे तो वो मार देते थे आदिमानवों को। तो आदिमानव इसी तरीके से एक समूहगत विकास हुआ, एक समूह में रहने लगे ताकि उनको जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में, लोग कहाँ रहते थे, लोग रहेंगे कहाँ। जाहिर सी बात है, रहने के लिए वो एक ऐसा स्थान ढूंढेंगे जो उनके लिए उचित हो। तो कौन सा किनारा उचित होगा? जहाँ पर उनको भोजन भी मिले, रहने का अच्छा सा स्थान भी मिले, जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो रहने के लिए उन्होंने कहाँ चुना? एक नदी का किनारा। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है तो पानी की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरे, नदियों में संसाधन बहुत होते हैं, मछलियाँ अपने आप मिल जाती हैं। तो चूंकि 10 लाख 15 लाख साल पहले आज की तरह कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मछली जो है वो महत्वपूर्ण भोजन का हिस्सा बन चुकी थी। मछली को आप कच्चे भी खा सकते हैं, पक्के भी खा सकते हैं, तो दोनों तरीके से मछली खा सकते थे वो। दूसरा, नदियों में पत्थर वगैरह बहुत आते हैं, तो पत्थरों का उपयोग आगे हम लोग देखेंगे औजार बनाने में करते थे। इस तरीके से एक तो उन्होंने नदियों का किनारा चुना, और दूसरा वो क्या देखे, दूसरा उन्होंने जंगलों का किनारा चुना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जंगल की विशाल संपदा। अब जंगल में संपदा क्या होगी? पेड़ पौधे होंगे, जंगली जानवर होंगे, जो प्राकृतिक रूप से फल फूल अनाज ये सब उगते होंगे, तो यही जंगलों की विशाल संपदा थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नदी और जंगल ही आदि मानवों का घर था, उनका आवास स्थान था। और जंगलों में वो जंगली जानवरों को छोड़ करके जो शाकाहारी जीव होते थे उनका वो शिकार करते थे। जंगली जानवरों से सुरक्षा रखने के लिए गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे। विषैले जीव, यहाँ पर जो हमने खतरे की बात बताई, जो विषैले जीव होते थे उसकी पहचान भी उन्हीं लोगों से आई। कैसे पहचानना है कि ये विषैले पौधे हैं, ये विषैले जीव हैं, उनसे हम सुरक्षा कैसे प्राप्त करें, ये सब पूरा का पूरा खोज जो है आदि मानवों ने ही किया, जो आज हम लोग बैठे बैठाए करते हैं। इस हिसाब से आप देख रहे होंगे यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ है। नर्मदा नदी के पास में बहुत सारे जंगल हैं, और जंगलों में अभी हमने बताया कि विशाल संपदा होती है। वे फल फूल जड़ जंगल अन्य जो भी उत्पाद है वो प्रयोग करते थे। दूसरा, आप यहाँ पर मानचित्र देखिए, यहाँ पर मानचित्र में नर्मदा नदी ये देख रहे हैं, विंध्य पहाड़ी है, इसके बाद में ही इसी से निकली हुई है नर्मदा नदी, और नीचे ताप्ती है, ऊपर चंबल है, इधर सोन नदी है, जो कि आगे जा कर के गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है, फिर इधर गंगा में ही यमुना मिल जाती है। फिर इधर आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर पहाड़ी है। अब यहाँ पर सुलेमान किरथर पहाड़ी क्यों आया? क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जो 8,000 वर्ष पूर्व वहाँ पर गेहूं और जौ जैसी फसल उपजी, और फसल ही नहीं उपजी क्योंकि एग्रीकल्चर और पशुपालन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एग्रीकल्चर आया, गेहूं जौ जैसी फसल उपजना शुरू हुई, तो भेड़ बकरी गाय बैल ये सब पालतू पशु बनना आरंभ हो गए। और यहाँ तक लोग कहाँ पे रहते थे? गांव में ही रहते थे। तो ये दोनों का प्रयोग वो लोग करते थे। जैसे जो गेहूं जौ फसल ये सब उपजती थी, इसका प्रयोग वो लोग अपने भोजन में करते थे। और भेड़ बकरी गाय बैल इनका वो दूध करते थे। बैल का प्रयोग वो भार वाहन, जैसे जो भार होता है, जो अनाज होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ढोने के लिए और खेती करने के लिए प्रयोग करते थे। लेकिन इसके अलावा ये लोग दूध भी लेते थे, और प्लस इनको मारकर खाते भी थे, मांस का प्रयोग करते थे। इनकी जो हड्डियां होती थी उसका प्रयोग ये लोग औजार बनाने में करते थे, और उससे कपड़े सिलते थे। तो इनका इतना प्रयोग था। फिर इधर आप उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, देख रहे होंगे, यहाँ पर गारो है, यहाँ पर विंध्य पहाड़ी है। यहाँ ऐसे कृषि क्षेत्र आए जहाँ पर चावल सबसे पहले उपजा, तो विंध्य के उत्तर में चावल उपजा। इसी तरीके से कृषि का विकास होता गया। कृषि और पशुपालन एक तरीके से आगे बढ़ता चला गया। फिर सिंधु तथा उसकी सहायक नदी के विषय में दिखाया है। यहाँ पर देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, पंजाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच के नीचे है और थार मरुस्थल के ऊपर है। तो इससे यहाँ पर क्या है,
आज से 4700 वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहाँ पर? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों पर। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सहायक नदी क्या होती है? जब एक बड़ी नदी होती है उसमें जाकर के कोई अन्य छोटी नदी मिल जाती है। इसी तरीके से गंगा की सहायक नदी और गंगा नदी के किनारे जो नगर बसे हैं वे 2500 वर्ष पूर्व बसे हैं। यहाँ पर आप गंगा नदी देख सकते हैं। गंगा नदी ये मुख्य नदी है। यहाँ पर बाएं तरफ से दाहिने तरफ से कौन सी नदी मिल रही है? यमुना नदी। फिर यमुना में कौन सी नदी मिल रही है? चंबल नदी। आपको हमने बताया था कि दाहिनी तरफ और बाईं तरफ यानी कि नदी में बाईं तरफ की सहायक नदियाँ और दाहिनी तरफ की सहायक नदियाँ का पता आप कैसे लगाओगे? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि नदी का बहाव जिस दिशा में होता है, अर्थात नदी जिस दिशा में बहती है आप उसी दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाइए, और खड़ा होने के बाद आप दाहिने हाथ पे जो नदी आ रही है वो दाहिनी तरफ की नदियाँ होंगी, और बाएं हाथ पे जो नदी आ रही है वो बाईं तरफ की नदियाँ होंगी। यही कॉन्सेप्ट होता है दाहिनी और बाईं तरफ की सहायक नदियाँ पता लगाने का। ये हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? गंगा नदी और उसकी सहायक नदी में, क्योंकि गंगा नदी में जो गंगा का दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर मगध नाम का एक विशाल राज्य हुआ। भारत में सबसे पहले एक विशालतम साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य के रूप में हुई, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, नामी गिरामी साम्राज्य था, एक विशाल राज्य था। हालांकि केवल मगध ही नहीं था, मगध के अलावा और भी अन्य विशाल राज्य भारत में विकसित हुए। इसके अलावा लोग यहाँ यहीं तक नहीं रुके। फिर जैसे जब कोई साम्राज्य बन जाता है, जब कोई साम्राज्य का निर्माण होता है, जैसे मगध हुआ, फिर जब लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, पशुपालन डेवलप हो गया, विशाल साम्राज्य बनने लगे, तो अब लोगों के मन में ये आया कि हम क्यों ना एक दूसरी जगह की यात्रा करें। और यात्रा करने से मिलेगा क्या? जैसे लोग यात्रा करते क्यों हैं? तो यात्रा करने पर सबसे पहले लोगों का एक जैसे जो एडवेंचर होता है वो पूरा होता है। कुछ लोग तो उत्साह में यात्रा करते हैं, हम जाएंगे वहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ स्थलों को देखेंगे। लेकिन हालांकि उनके इस एडवेंचर में पुरातत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुरातत्व अपना काम निकाल लेता है, क्योंकि वो आकर के वर्णन करते हैं, कहीं न कहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग शिक्षा के उद्देश्य से जाते हैं कि वहाँ शिक्षा का हम प्रचार करेंगे, शिक्षा देंगे लोगों को। कुछ लोग धार्मिक गुरुओं को लेके जाते हैं वहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए। कुछ क्षेत्रों में जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया या आग लग गई या तूफान आ गया, वह क्षेत्र रहने लायक नहीं होता, फिर उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इस वजह से जाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रास्ते में पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र इत्यादि पड़ते हैं, जंगल वगैरह इत्यादि पड़ते हैं। तो लोग इनसे बचाव करते हुए दूसरे रास्तों में जाते हैं। तो जब वो दूसरी जगह पहुंचते हैं तो अपनी संस्कृति को साथ लेके जाते हैं, अपना कल्चर। कौन सा कल्चर? मानवीय संस्कृति का। मानवीय संस्कृति क्या है? खान पान, रहन सहन, शिक्षा, बात व्यवहार, विचार, जो भी मनुष्य के अंग होते हैं, जो भी मनुष्य के विचार होते हैं, वही विचार वो जा करके, जैसे कोई उत्तर भारत का विद्यार्थी या उत्तर भारत का यात्री दक्षिण भारत तमिलनाडु में चला जाए, तो वहाँ पर वो उत्तर भारत की सारी चीज़ें को रखेगा। क्या खाता था, क्या पहनता था, कैसे रहता था, उसकी भाषा वगैरह वगैरह वो अपनी रखेगा। उत्तर भारत का प्रचार एक तरीके से करेगा दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के वहाँ पर जो लोग होंगे उनसे बात व्यवहार, उसकी भाषा खुद ब खुद सीखेगा। तो इस तरीके से पुरातत्व या इतिहास का निर्माण होता है। क्यों? आपस में संस्कृतियाँ मिलती रहती हैं, समृद्ध का विकास होता है, समृद्धता से वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। यहीं पे लिखा है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो अभी हमने बताया पूरा। तो इसीलिए लोग यात्राएं करते हैं। एक दो पॉइंट जो आप जानते होंगे कि लोग क्यों करते हैं, उसको एक्स्ट्रा तरीके से आप जोड़ सकते हैं। फिर इसने कहा है कि एक बार फिर मानचित्र एक को देखिए। मानचित्र एक ये रहा आपके सामने, पूरा का पूरा भारत का मानचित्र। पहाड़, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये क्या कहना चाहता है? इसका इंडिकेटर क्या है? ये देख रहे हैं किनारे किनारे जहाँ पर हरी लाइन है, जहाँ पर ये इस तरीके की लाइन दिखे वो समझ लीजिए जलीय किनारा है। जलीय किनारा सदैव जल की सीमा का निर्माण करता है। ये यहाँ तक है, एक तरीके से जल की तरह
बहाव की तरह सीमा खींचा गया है। और जहाँ पर स्थिर सीमा दिखे, जहाँ पर हरा एकदम ग्रीन दिखे, हरा हरा और स्थिर तरीके से बहाव ना हो, वो समझ लीजिए ज़मीनी किनारा है, वहाँ पर जंगल होगा। इस तरीके से ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ये हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, लेकिन अभी बहरहाल यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जलीय किनारा, वनीय किनारा या ज़मीनी किनारे का पता कैसे लगाते हैं। तो ये रहा आपका वन का किनारा। यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत वगैरह है, इसलिए यहाँ पर पूरा पूरा हरा दिखाई दिया है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ किनारे चूँकि जल है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपको जलीय सीमा दिखाई दे रही होगी, जल की तरफ बहाव की सीमा दिख रही होगी। तो ये क्या है, प्राकृतिक सीमा है भारत की। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग इस उपमहाद्वीप के पार आए होंगे, कुछ लोग उस महाद्वीप के दूर गए होंगे, आवागमन बना रहा होगा। इससे क्या है, हमारी संस्कृति हमारी समृद्ध होती है। संस्कृति को दूसरे देशों में विचार के लिए भेजा जाता है, दूसरे देशों से विचार का आगमन हमारे देश में होता है। तो अभी जो हमने बताया कि एक दूसरे के विचार और मानवीय संस्कृति का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे होता है, तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के विषय में जानते होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देश का नाम। देश का नाम जैसे कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, और इंडिया किसने दिया, भारत का नाम किसने दिया। तो फ्रेंड, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस क्या होता है, संस्कृति में इसको सिंधु कहा जाता है। और यह नाम किसने दिया, ईरान और यूनान, भारत के पश्चिम में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये काबुल नदी है, काबुल नदी से और आप पश्चिम दिशा में चले जाइए, एटलस निकाल लीजिएगा, वहाँ पर क्या है, यूनान है और ईरान है। जब आवागमन होता था आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 साल पहले, उत्तर पश्चिम की तरफ से कौन आ रहा था, ईरानी और यूनानी। तो रास्ते में जब वो आ रहे थे तो भारत चूंकि बहुत बड़ा था, आज की तरह आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन आज से बहुत बड़ा था, आज से 2500-3000 साल पहले उसकी सीमा अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक लगती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंधु नदी है। ये रास्ते में सिंधु नदी भारत के लिए वरदान थी। हिमालय और सिंधु नदी ये भारत के लिए वरदान थी। क्यों, क्योंकि जो भी विदेशी करता आता था, जो भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता था, एक तो सबसे पहले उसको हिमालय पार करना होता था। और हिमालय इतनी ऊंचाई, इतना सघन जंगल होता था कि उसकी सेना डर के मारे पीछे हट जाती थी, हिम्मत हार जाती थी, हिम्मत नहीं करता था कि हिमालय के ऊपर चढ़ाई करे। और दूसरा सिंधु नदी थी। आज की तरह तो जैसे आज प्रदूषण है, वायुमंडल स्थिर नहीं रहा है, अब उतना समृद्ध नहीं रहा है, लेकिन तब के समय में नदी बहुत विशाल होती थी और नदी के किनारे जंगल भी बहुत विशालकाय होते थे। तो आधे तो लोग इस वजह से नहीं आते थे कि रास्ते में नदी पड़ेगी, नदी को क्रॉस कैसे किया जाए। तो इस तरीके से भारत बहुत सुरक्षित रहता था। क्यों, क्योंकि इसकी सीमाएं, पूरा का पूरा उत्तरी सीमा जो है हिमालय को कवर करती थी, और इधर सिंधु नदी आ जाती थी। तो भारत में पहुँचे कैसे, लेकिन तब भी लोग पहुँच जाते थे अपनी मंजिल की तरफ। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम के तरफ से जो ईरानी और यूनानी आते थे, वे सिंधु को यानी सिंधु नदी को क्या कहे, हिंदोस कहे, इंडोस कहे, यानी हिंदोस, इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश रहता था उसको इंडिया कहे। तो इंडिया जो नाम है, आज हम लोग जो कहते हैं कि इंडिया, इंडिया नाम किसने दिया, यूरानियों ने, ईरानी और यूनानियों ने। कितने साल पहले, 2500 साल पहले। और भारत नाम का प्रयोग किसने किया था, जैसे भारत है, आज ये जो भारत नाम है ये भरत से निकला। और भरत कौन था, उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक कबीला था 3500 साल पहले, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। वहाँ पर भरत नाम का कबीला रहता था, तो उसी से निकला क्या, भारत। और फिर इसके बाद अतीत के बारे में कैसे जाने, यहाँ पर देखिए अतीत के बारे में अभी हमने जो शुरू में बताया कि जो स्रोत होते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक, यहाँ पर आपको पांडुलिपि मिली हुई होगी। पांडुलिपि क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो अतीत के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त करना होता है तो पुस्तकों का सहारा लेते हैं, पुरातत्व सामग्रियों का सहारा लेते हैं।
तो वो जो पुस्तकें आज से 10 लाख या 2,500 या कुछ भी कह लीजिए 5 लाख 1 लाख साल पहले लिखी जाती थी, वो कैसे लिखी जाती थी, उनका लिखने का तरीका क्या होता था। तो हिमालय पहाड़ में एक वृक्ष है भुर्ज, भुर्ज वृक्ष की खाल, भुर्ज वृक्ष की छाल उखाड़ करके उसको निकाल करके वो विशेष तरीके से तैयार किया जाता था जिसका नाम था भोजपत्र। और ये कहाँ मिलता था? हिमालय में। यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे, उसी से पांडुलिपि बनती थी। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है जिसका अर्थ होता है हाथ से, यानी कि एक ऐसा पत्र जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया हो, एक ऐसी किताब जिसको हाथ के द्वारा लिखी गई हो। वो लिखा किस पे जाता था? इसी पे, पांडुलिपि पे। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उसको पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि बनता किससे है? पांडुलिपि हिमालय में भुर्ज नामक वृक्ष से एक विशेष तरीके से उसकी छाल बनाई जाती थी। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था। उसी पे लिखा, उसी को कहते हैं उसी को पांडुलिपि, या उसी पर पांडुलिपि कहा, उसी पर लिखा जाता था। उसको क्या कहते हैं? भोजपत्र। भोजपत्र किसे कहते हैं? जो वृक्ष से छाल निकाल करके विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। अब समझ में आया? अब हम लोगों ने देखा कि चूंकि ये वृक्ष से तैयार की जाती थी भोजपत्र, तो इसका ज़्यादा दिन तक टिके रहना या ज़्यादा दिन तक रहना उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको कीड़े मकोड़े खा जाते थे, इसको नष्ट कर जाती थी। बरसात होता था अपने आप गल जाती थी, कीड़े खा जाते थे। तो लेकिन कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। जो पांडुलिपि राजे महाराजे लिखवाते थे वो मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होते थे। तो मंदिर और बिहारों से भी पांडुलिपियां मिल जाती थी, उसमें हमको इतिहास जानने के लिए मदद मिलती है। उन पुस्तकों का विषय क्या होता था? जैसे वे पुस्तकें राजाओं के जीवन के विषय में मैक्सिमम होती थी, उनके व्यवहार के विषय में, औषधि के विषय में, विज्ञान के विषय में इत्यादि जो भी उस समय जीवन रहता था उसी के विषय में वर्णन होता था। उनमें से कई भाषाओं का प्रयोग होता था, जैसे प्राकृतिक है, तमिल है, संस्कृति है। लेकिन प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करता था? आम लोग करते थे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अभिलेख होता है। अभिलेख क्या होता है? एक पत्थर होता है और एक धातु होती है, लेकिन उसी पे राजे महाराजे अपने आदेश को लिखवाते थे। कैसे? पत्थर और धातु की छटाई की जाती थी और उस कठोर सतह थी, उस कठोर सतह पर लोग लिखवाते थे आदेश को, ताकि बहुत दूर दूर तक वो आदेश प्रचारित हो सके और वो मिटे न। आज भी आप लोग अभिलेख देखते होंगे, अभिलेख मिटता नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थरों पर कुरेद कर लिखा जाता है और पत्थर इतनी जल्दी गलते नहीं हैं या पत्थरों इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते अपेक्षाकृत ये भोजपत्र की तुलना में। जैसे 2250 वर्ष पुराना अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख, वो अशोक का अभिलेख है। अभिलेख का प्रयोग बहुत ही रुचिकर होता है। क्यों? क्योंकि अभिलेख से किसी भी सम्राट का या राजा का साम्राज्य पता चलता था कि इसका साम्राज्य कहाँ तक है। दूसरे, अगर चूंकि इतना विशाल साम्राज्य पे राजा का शासन होता था तो अभिलेख गढ़वा करके, खुदवा करके उस पर अपने आदेश को अंकित करवाता था। जैसे आप लोग आज हाईवे पे जाते होंगे, वहाँ पर लिखा हुआ होता होगा इतनी दूरी इतना किलोमीटर, या शाहजहाँपुर 200 किलोमीटर, या कई अन्य किलोमीटर। तो उसी तरीके से ये अभिलेख होते थे। इनको उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट राजा का आदेश लिखा होता था, और उस राजा के आदेश को जो वहाँ पर अधिकारी नियुक्त होता था, वो अधिकारी पूरे गांव के लोगों को, पूरे जनता को पढ़ करके सुनाता था, ताकि जनता में राजा का सम्मान, राजा की बातों का प्रभाव पड़े और जनता अनुशासित ढंग से रह सके। तो अभिलेख के विषय में ये सहायता मिलती है। फिर जैसे अभिलेख में राजा के यहाँ पर लिखा हो, अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रहता था अभिलेख में। इसको प्रयोग कौन करता है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यहाँ पर देख सकते होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये सब ठोस होते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, ये सब की प्राप्ति के लिए
खुदाई करते हैं। बाकायदा भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरे देश में विदेश में भी ये खुदाई करता रहता है और खुदाई करके सामग्रियों को निकाल करके इतिहास में तथ्यों को संजोता है। इसी तरीके से आप एक गगरा देख रहे होंगे, इसको आम भाषा में गगरी कहते हैं या गगरा कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता होगा, ये कहाँ से मिला, 4700 वर्ष पुराना। आप इस पे देख रहे होंगे पीले कलर का गगरा है, काली काली पट्टी है, इस पर चित्रकारी अंकित की गई है। यानी कि आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसको देखने का मतलब क्या है कि आज हम जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं वो सब कोई नया नहीं है, वो सब आज से दसियों लाख साल पहले उसका प्रयोग हो चुका होगा और उस प्रयोग को हम लोग अपने उत्कृष्ट रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आज गांव में गगरा नहीं दिखाई देता मिट्टी का, उसकी जगह आप देख रहे होंगे कि स्टील का बर्तन आ गया होगा, अनाज रखने के लिए स्टील के बॉक्स आ गए होंगे। ये स्टील के बॉक्स से पहले मिट्टी के गगरे बड़े बड़े बनाए जाते थे और ये सब 4700 वर्ष पूर्व मिला हुआ है। इसी तरीके से आप चांदी की सिक्के देख रहे हो, चांदी की पट्टी देख रहे होंगे। ये चांदी की पट्टी भी किस तरीके से है, 2500 वर्ष पुरानी है, ये धातु की है। पुरातत्वविद ये तो प्रयोग करता है। इसके अलावा जीवाश्म डिपार्टमेंट, जो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, वो और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पुरातत्व जैसे जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, मछली की हड्डी हो गई। आप पेपर में देखते होंगे या पेपर में आए दिन पढ़ते होंगे कि इस जानवर का जीवाश्म मिला है, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं तमिलनाडु में उसका जीवाश्म मिला है या कहीं विदेश में ही। तो वो जीवाश्म क्या है, पुरातत्व, वो उससे पता लग जाता है कि कितने वर्ष पहले यह जानवर था। जैसे डायनासोर आज से अरबों खरबों साल पहले थे, करोड़ों वर्ष पहले थे, उनके जीवाश्म पता चलता है। इसी तरीके से भारत में पूरा पाषाण युग जो कि 20 लाख साल पहले है आज से, वो का उसका शुतुरमुर्ग पाया जाता था। शुतुरमुर्ग के अंडे से भारत में मनके भी बनाए जाते थे। ये हमको महाराष्ट्र में पटेले नामक पुरा स्थल से मिला हुआ है। आगे के चैप्टर्स में ये आपको दिखेगा। फिर पुरातत्वविद तो इसका प्रयोग करते ही हैं, क्योंकि पुरातत्वविद हर एक उस विधि का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वो पूरा इतिहास बन सकता है। जैसे सिक्के, बर्तन और अभिलेख, पांडुलिपि, जानवर, चिड़िया, मछली, वनस्पति। हालांकि वनस्पति से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति सड़ जाते हैं पानी में, आग से जल जाते हैं, घुन वगैरह लग जाते हैं, इसलिए वनस्पति उतना मदद नहीं करती जितना अन्य सामग्रियाँ करती हैं। फिर पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत, ये सब क्या होता है, ये सब इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत हैं, संसाधन हैं, तो इतिहास का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ये था। फिर अतीत एक या अनेक, यहाँ पर अतीत का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समूह अलग अलग होते थे, जैसे राजा रानी, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, संगीतक, वैज्ञानिक। अलग अलग समूह का अलग अलग जीवन होता था। ठीक जैसे आज अगर आप किसी व्यापारी के घर में चले जाएंगे तो वहाँ जो भी व्यापार का सामान होगा उसके घर में वही सामान मिलेगा। इसी तरीके से आप किसी संगीतक के घर में चले जाएंगे तो जो संगीत का सामान होगा वो वहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से आप किसी विद्यार्थी के घर में चले जाएंगे तो जो कॉपी किताब पढ़ने की सामग्री होगी वो वहाँ पर मिलेगी। शिल्पकार के घर में चले जाएंगे तो जो घर बनाने की सामग्री होगी वो वहाँ पर मिलेगी। इसी तरीके से हर पद यानी कि हर वर्ग अलग अलग सामानों का प्रयोग करता था, अलग अलग तरीके से जीवन रीति रिवाज अलग अलग था। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान द्वीप। अब अंडमान द्वीप में क्या है, वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं और जनजाति कहाँ पे रहती है, जंगल ही उनका घर होता है। आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक वो शिकार करते हैं, चीज़ों को खाते पीते हैं, जंगली जीवन ही व्यतीत करते हैं। तो वो पूरी तरीके से जंगल पर उनकी निर्भरता है। आप वहाँ पे जाएंगे तो उनको उसी से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी, उसी से जुड़ी हुई सामग्री मिलेगी। आज भी अंडमान और निकोबार में क्या होता है, खाद्यापूर्ति के लिए लोग जंगल से फल फूल, शिकार, मछली वगैरह पकड़ करके खाते हैं। वही उनका घर है, वही उनका जनजीवन है। तो
भेद कहाँ पर है? भेद है कि जैसे राजा रानी होता था वो अपनी विजयों का उल्लेख कर देता था, शासक होता था वो जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन जिन लड़ाइयों में उसको विजय हासिल हुई है या पराजय हासिल हुई है, पराजय तो कम, लेकिन जिन जिन लड़ाइयों में विजय हासिल हुई है उनका उल्लेख करता था। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी का जीवन, ये सब नहीं उल्लेख करते थे। हालांकि शासकों का जीवन का उल्लेख दरबारी कवि करते थे, इसलिए दरबारी कवियों द्वारा राजा या शासक के विषय में बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखी जाती थी। उसकी वास्तविकता इतिहासकार या पुरातत्वविद करते हैं। लेकिन आम लोगों का जीवन कौन करता था? जो विदेशी यात्री होते थे, जो समाज में हमारे यानी कि अपने ही देश में सामाजिक लोग होते थे, जो यात्री होते थे, जो किताबों का लेखन करते थे, वे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी जैसा जीवन, इन लोगों का जीवन का उल्लेख करते थे। इससे क्या होता था? इससे बड़े स्तर पर समाज को जानने में बहुत लाभ होता था। फिर नेक्स्ट क्या है? तिथियों का मतलब। जब ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ था, तो इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले लड़ाई क्या हुई? लड़ाई नहीं, एक संघर्ष हुआ कि इतिहास को जाना कैसे जाए। कोई परिपाटी होगा, कोई तिथि होगी, इतिहास की कोई सम्राट इस काल में हुआ, फिर इस काल में हुआ, उसको जानने के लिए हम स्रोत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया गया, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ था। तो इसी में एसी, बीसी, एडी, ये सब बीसीई आया। जब हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तो आज से 2000 साल पहले की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि 2000 वर्ष, जैसे 2023 वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है? 2023 वर्ष, तो ये 2000 साल बाद है। जब हम कहते हैं सन 2000, तो वर्तमान में है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म की बात कर रहा है। जब कहते हैं ईसा पूर्व 581, तो आज से यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था 2000 साल पहले, तो उससे उतना वर्ष पीछे। तो एक परिपाटी जैसे कह दिया कि 372 ईसा पूर्व में सब गुप्तों का सम्राट था, या 262 ईसा पूर्व में मौर्यों का साम्राज्य था। तो अब आप ईसा मसीह का जन्म देखिए 2000 साल पहले, फिर 2000 साल पहले से 262 वर्ष पूर्व। ठीक, तो इस तरीके से ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर निकाला जाता है। ये धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से ही उसकी गणना की जाती है, इतिहास के समस्त तिथियों की। उसी को आरंभिक बिंदु इतिहासकारों ने माना है। यहाँ पर आप उसका विवरण देख रहे होंगे। जैसा कि हमने बताया कि बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी हिंदी में एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी किससे है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है, ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। तो ये सब कैलेंडर होते हैं क्रिश्चियन एरा का। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर जैसे कॉमन एरा, बीसी अक्षर कैलेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में क्रिश्चियन एरा का प्रयोग होता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक मिस्र में अभिलेख पाया गया है। ये यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ लिपियाँ हैं। पी अक्षर को ये व्यक्त कर रहा है, टी को ये, और फिर आप देखेंगे कि ए अक्षर कौवा है, ए अक्षर चिड़िया है, एल अक्षर शेर है, के अक्षर त्रिकोना है, फिर ओ अक्षर कुछ लटका हुआ है, पी अक्षर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कई सारे भाषा और लिप यहाँ पर हैं। ये उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिला हुआ, जो कि 5000 साल पहले यहाँ पर राजा रानी रहते थे। तो वे जैसे लीप क्या होती है? लीप से भाषा का विकास होता है। तो भाषा तो तब यही उनकी लीप ही उनकी भाषा थी। यहाँ पर जैसे लिखा है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बा था। ये पत्थर वहीं पर उत्कीर्ण मिला हुआ है, जिसमें एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा और लिपि में यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में उल्लेख है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे। जैसे यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिन्हें कारतूस कहा जाता था। कारतूस किसे कहते हैं? एक फ्रेम होता है जो राजा रानी, उसमें से छोटे से फ्रेम में दिखाए गए थे कि ये मिस्र के राजा हैं। मिस्र में उसको कारतूस कहा जाता है, भारत में कारतूस दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अलग अलग किया। फिर भाषा विज्ञान आते हैं। जो भाषा विज्ञान का काम क्या होता है? लिपि का विकास, जो प्राचीन लिपियां होती हैं उसको संबद्ध तरीके से रख करके एक भाषा का विकास करना। इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने लिपि देखा, भाषा देखा। अब यहाँ पर जैसे
क्वेश्चन है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व, वहाँ पर मगध का साम्राज्य था। वर्तमान यानी कि वही ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व। यहाँ पर फिर वही पांडुलिपि तथा अभिलेखों में अंतर। पांडुलिपि और अभिलेख क्या है? पांडुलिपि के विषय में हमने क्या बताया था? हिमालय में भुर्ज नामक विशाल वृक्ष से उसकी छाल से तैयार की जाती थी। अभिलेख क्या होता था? कठोर सतह पर धातु या पत्थर की सतह पर उत्कीर्ण की जाती थी। यहाँ पर जैसे सुमेल है, नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण में मिलाया जाएगा। मगध है, पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ी में आरंभिक कृषि है। सिंधु तथा सहायक नदियाँ में प्रथम नगर है। गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए। जहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था वो हमने बताया। ये पहला चैप्टर का मैराथन नामक पार्ट आपका ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। वहाँ पर आरंभिक मानव की खोज में आरंभिक मानव ने क्या खोजा क्या नहीं खोजा वो लोग हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे आरंभिक मानव की खोज में। जय हिंद, जय भारत।